हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 31 जनवरी है, यानी कि जनवरी का अंतिम दिन। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवीजन से। जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसका एक बार रिवीजन करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आपको धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहना है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर आ सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे, यानी कि वैश्विक परिवार दिवस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि NRI डे। और 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, जिसको मनाया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में, यानी कि युवा दिवस। 15 जनवरी आप जानते हैं ये होता है इंडियन आर्मी डे, यानी कि भारतीय सेना दिवस। और 23 जनवरी को 2021 से स्टार्ट किया गया है पराक्रम दिवस। ठीक है, 2021 से अब ऑनवर्ड्स प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, और ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 24 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस, इस वर्ष 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में इसे मनाया गया। 28 जनवरी को मनाया गया लाला लाजपत राय जयंती। और 30 जनवरी को मनाया गया 2 इंपॉर्टेंट डे, एक शहीद दिवस और दूसरा विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। शहीद दिवस क्यों? क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की इसी दिन गोली मारकर हत्या की गई थी। और दूसरा है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी एरिडेशन डे। तो ये मनाया गया था कब? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उसको करेंगे डिस्कस। तो ध्यान से देखिए। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला हैं? एट प्रेजेंट विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर वुमेन? और सही आंसर इसका होगा क्या? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि एस्टोनिया। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है काजा कल्लास, प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? एस्टोनिया की। एस्टोनिया में अभी हाल ही में 2019 के जो चुनाव होने थे वो अब जाके पूरे हुए हैं 2021 में, और प्रधानमंत्री बनी है काजा कल्लास। तो रिफॉर्म पार्टी की नेता है ये, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कलास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली संसद रेगी कोगू, देखो यहाँ का जो संसद होता है ना, इसका नाम है रेगी कोगू, ये आपको याद रखना। और 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव इन्होंने जीता है। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहाँ राष्ट्रपति कर्स्टी कालजुलैद और प्रधानमंत्री दोनों महिला हैं। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर है? ये है तालिन। कहाँ पर है? तालिन। और एस्टोनिया की जो मुद्रा है वहाँ पर चलती है यूरो। ठीक है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको आप कहते हैं CPI इंडेक्स 2020, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को किस संस्था ने जारी किया है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स कौन सी संस्था जारी कर रही है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। पहले सीधे ये पूछा जाता था कि अमुक सूचकांक जारी हुआ है तो उसमें भारत की रैंक क्या है, या फिर पहले स्थान पर कौन है। लेकिन अब ऐसे भी प्रश्न लिखे जा रहे हैं, इवन समूह की परीक्षाओं में भी, कि पूछा जाता है आपसे कि ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसको किसने जारी किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ये जारी किया गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भ्रष्टाचार मतलब आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ पर काला कर दिया जाता है, सब कुछ दिखता नहीं है, तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बना के याद रखोगे ना तो आपको याद रहेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है। जर्मनी में कहाँ पर? बर्लिन में। स्थापना हुई थी इसकी 4 मई 1993 को। और चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है इसकी डेलिया फरेरा रूबियो हैं चेयरपर्सन किसकी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। तो वर्ष 2020 के लिए जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको आप CPI इंडेक्स कहेंगे, 2020 में भारत
6 अंक नीचे आकर 86 पोजीशन पर है। अब एक बात और ध्यान रखना कि 2021 में जो रैंक जारी हुई है वो 2020 के लिए है, 2020 में जो रैंक जारी हुई थी वो 2019 के लिए थी। तो सूचकांक में कुल 180 देश इसमें शामिल हैं। इसमें 0 से लेकर 100 अंक तक के पैमाने को आधार बनाया जाता है। तो अगर कोई बहुत कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि अगर कोई 0 स्कोर पर है, मतलब कि वहाँ पर 100% धांधली है, तो 100% तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, तो वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है जिसका स्कोर 0 हो। और जो क्रमशः अधिक अंक प्राप्त करेगा तो वो अच्छा देश माना जाता है। जैसे कि भारत का जो स्कोर है वो 2020 में 40 है और 2019 में भी ये 40 ही था, ठीक है। तो ये भी आपका याद रखना है, 2019 में भी भारत का जो स्कोर था वो 40 था। तो यहाँ पर देखिए जो पहला स्थान मिला है वो 88 स्कोर के साथ मिला है डेनमार्क और न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुई है, तो लिस्ट में आप देख रहे हैं कि 180 देश हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, तो दोनों को ऐसे रखा गया है 1-1, ठीक है। हालांकि ये क्रम से देखोगे तो भाई 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन ये 1-1, इसके बाद रखा गया डेनमार्क और न्यूजीलैंड। इनका जो स्कोर है वो कितना है, 88 है, दोनों का 88 है, इसलिए दोनों को पहले स्थान पर रखा गया है। सोमालिया और सूडान ये सबसे नीचे हैं। कुल मिला के 180 देश हैं, तो 179 पे दोनों देश आते हैं, 179 जो है, और इनका जो स्कोर है वो कितना है, 12 है, ठीक है। ये सबसे नीचे है। एस्टोनिया और आइसलैंड, एस्टोनिया को इसलिए मैंने शामिल किया है क्योंकि अभी जो इसके ऊपर क्वेश्चन था वो एस्टोनिया से संबंधित था। तो एस्टोनिया और आइसलैंड ये संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर हैं, इनका स्कोर है 75। भूटान एक छोटा देश है, वहाँ पर करप्शन काफ़ी कम है, तो उसका स्कोर है 68 और ये 24वें स्थान पर है, ये बहुत अच्छी बात है। चीन जो है उसका स्कोर है 42, भारत से 2 अंक अधिक हासिल कर लिए हैं इसने चीटिंग करके। एनीवे, तो यहाँ पर चीन जो है आ गया है 78 पोजीशन पर, ठीक है। बुर्किना फासो, इंडिया, मोरक्को, तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैको और टर्की ये आ गए हैं संयुक्त रूप से 86 पोजीशन पर। इनका स्कोर कितना है, सबका स्कोर सबको मिले हैं 40-40 नंबर, ठीक है। 100 में 40-40 नंबर पाए हैं सब लोग। नेपाल को मिला है 117वां स्थान, आपको याद रखना है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ये है 124वें स्थान पर, ठीक है। छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पर करप्शन रुक नहीं रहा। रूस काफ़ी बड़ा देश है, ये है 129वें स्थान पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, हमारे पड़ोसी हैं और दुनिया के हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको उत्सुकता भी रहती होगी कि इनका स्थान क्या है, इसलिए मैंने सबको डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश पहुँच गया है 146 पर, ठीक है। ये भी छोटा देश है लेकिन यहाँ पर करप्शन काफ़ी देखा जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA और भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी की रूपरेखा पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक बात याद रखना कि भारत जो है वो IEA में 2017 से साझेदार देश के रूप में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय ये कहाँ पर है, यानी कि IEA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना या फिर जिनेवा। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, पेरिस में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर IEA ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दैट इज OECD के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। क्योंकि भारत जो है ये OECD में नहीं था तो इसलिए IEA का सदस्य भी नहीं था, लेकिन 2017 से यह एक सहयोगी सदस्य बन गया है। और जो IEA है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर, पेरिस में मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी ये 1973-74 में की गई थी तेल संकट के कारण। नवंबर 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको कहते हैं आप वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अच्छे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक नामक जो रिपोर्ट होती है ये कौन जारी करता है। तो याद रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि IEA जारी करता है, ठीक है। तो ये नवंबर 2019 में जारी हुआ था, उसके बाद 2020 में ये जारी नहीं हो पाया था। अब देखते हैं कि आगे कब जारी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कला उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प हैं इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। यहाँ पर मैंने दोनों विकल्पों को इसलिए रखा है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदल कर दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो ये A और D दोनों एक ही मंत्रालय हैं।
सही ऑप्शन आपका होगा डी और ए भी आप मान सकते हैं। तो कला उत्सव क्या है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कला उत्सव के बारे में कि कला उत्सव शिक्षा के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने के लिए, कला मतलब संगीत कला, नृत्य कला, इसके अलावा जो अन्य कलाएं होती हैं जैसे कि मूर्ति कला होती है और ड्राफ्टिंग वाला जो कला होता है, सब कुछ इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के तहत शुरू किया गया है, जिसे अब समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के तहत अन्य योजनाओं के साथ मिला दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कला उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, इसका पोषण करना और प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव की संरचना एक कला उत्सव के रूप में की गई, जिसमें कला प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां इसमें शामिल की गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मेरापी, ये कहाँ पर स्थित है? माउंट मेरापी दोस्तों इस समय दुनिया में सबसे अधिक जो आपको मिलेंगे वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी, वो मिलेंगे आपको कहाँ पर? इंडोनेशिया में मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो माउंट मेरापी है हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है 2010 के बाद। इसके पहले 2010 में फटा था, अब ये 2021 में जाकर फटा है 11 साल के बाद। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये 27 जनवरी को फटा था अभी हाल ही में। अधिकारियों ने बताया था कि आसमान में राख, लावा और धुएं के उड़ते गुबार के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 2963 मीटर ऊंचा माउंट मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। साल 2010 में मेरापी ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ था, जिससे 350 से अधिक लोग मारे गए थे। अभी हाल ही में पूर्वी इंडोनेशिया में भी एक ज्वालामुखी फटा था और उसके बाद करीब 2800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। याद रखना फ्रेंड्स कि मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वोल्केनोज। हाल ही में फिलीपींस में ताल नामक ज्वालामुखी फटा था, जिसके बाद 16,700 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया था। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी राख 70 किलोमीटर दूर राजधानी मनीला तक पहुंच गई थी और विस्फोट के बाद फिलीपींस में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया था और सैकड़ों जो विमान सेवाएं थी वो प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही ऑप्शन इसका होगा IMF ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स IMF का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। और वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये आपको याद रखना है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये बताती है 2021 की कि मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो वृद्धि होगी 2021 में वो अप्रिसिएबल होगी, देखने योग्य होगी। 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार जो होगा वो 11.5% होगा, यानी कि काफ़ी तीव्र गति से। और दुनिया की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 2022 में 4.2% की वृद्धि का अनुमान है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो विस्तार होगा वो काफ़ी तीव्र गति से होगा अदर जो मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उसकी अपेक्षा। ठीक है, हाल ही में ज़ारोसाइट की खोज की गई है। ज़ारोसाइट, तो ज़ारोसाइट क्या है? धातु, खनिज, नॉन मेटा या फिर बैक्टीरिया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, ये एक खनिज है। ठीक है, बहुत दुर्लभ खनिज है। तो ज़ारोसाइट पोटेशियम और आयरन का सल्फेट है। यह दुर्लभ समुद्री खनिज अंटार्कटिका की बर्फ में पैकेट के रूप में पाया गया है। यह अंटार्कटिका के बर्फ में गहरी ड्रिलिंग के बाद निकाला गया है। हाल ही में एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं रैंक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स ये हाल ही में EIU के द्वारा यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में तत्परता को मापता है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक ये नया लॉन्च किया गया इंडेक्स है। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रगति को मापता है, यानी कि अलग अलग देश में जो सिस्टम है स्वास्थ्य को मापने के लिए, काम करने के लिए, वो कैसे काम करते हैं ये देखा जाता है इसमें। तो कुल मिला के एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11
स्वास्थ्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें भारत है, चीन है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है। तो इसने 4 श्रेणियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 27 संकेतकों को प्रदर्शन में मापा है, जिन्हें वाइटल साइंस कहा जाता है। इन 4 महत्वपूर्ण संकेतों में नीति संदर्भ है, स्वास्थ्य सूचना है, निजीकृत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है फ्रेंड्स? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिंगापुर सभी 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। बात करते हैं EIU के बारे में, तो यह इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट। तो यह अनुसंधान और विश्लेषण करके पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शन और सलाह देने वाला काम करता है। इसके दुनिया भर में कई कार्यालय हैं, जिनमें 2 कार्यालय चीन में हैं और एक हांगकांग में आपको मिलेगा। और एशिया प्रशांत क्षेत्र क्या होता है? तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में दुनिया का हिस्सा है। यह हिस्सा संदर्भ के आधार पर एक क्षेत्र में भिन्न होता है, लेकिन इसमें आमतौर पर ओशनिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो एशिया प्रशांत यानी कि एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्स परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। स्टार्स परियोजना, तो दोस्तों ये जो स्टार्स परियोजना है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका सही आंसर होगा जो स्टार्स परियोजना है ये संबंधित है किससे? वित्त मंत्रालय से तो बिल्कुल नहीं है, ये संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्स परियोजना इसको कहेंगे आप स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को नवंबर 2020 में मंजूरी दी थी। इस परियोजना का जो उद्देश्य वो है कि स्कूली शिक्षा का संचालन में सुधार के साथ राष्ट्रीय स्तर का डेटा मूल्यांकन और शिक्षण प्रणाली तथा सीखने के परिणाम में आवश्यक सुधार करना। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों में लागू किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब इस परियोजना के लिए जो आर्थिक मामले हैं इसके लिए विश्व बैंक के बीच समझौता भी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में किस पत्रिका ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस पत्रिका ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं? और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी 125वीं वर्षगांठ को, जो कि आयोजित किया गया कब? 31 जनवरी को, यानी कि आज ही, तो इसको संबोधित करेंगे। सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रबुद्ध भारत। तो दोस्तों ये जो कवर पेज आप देख सकते हैं ये मार्च 1897 का ये जो एडिशन था उसका कवर पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका प्रकाशन चेन्नई यानी कि तत्कालीन मद्रास से शुरू किया गया था, जहां से 2 साल तक प्रकाशित होता रहा। इसके बाद इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। अप्रैल 1899 में पत्रिका के प्रकाशन का स्थान अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से इसका जो प्रकाशन है ये अद्वैत आश्रम से ही हो रहा है। हाल ही में चुप न बैठ डिजिटल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो पहल है चुप न बैठ, ये पहल शुरू की गई है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको कहते हैं ASCI। तो ASCI ने शुरू की है चुप न बैठ पहल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो विज्ञापन होते हैं जो कि या तो आपको भ्रम में रखते हैं या आपको हानि पहुंचाते हैं, तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। और ग्राहकों को इसमें जागरूक करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई फर्जी विज्ञापन, ऐसा गलत विज्ञापन आपको दिखाई देता है तो आप उसकी रिपोर्ट भी ASI को जरूर करें। ASCI की स्थापना हुई थी कब? 1985 में। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम स्थान जीतने वाली राम मंदिर झांकी का संबंध किस राज्य से है? और दोस्तों ये राज्य है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान मिला है यहाँ पर, यानी कि जो सेकंड प्राइज मिला है वो मिला है किसको? त्रिपुरा को मिला। और जो तीसरा प्राइज मिला है वो मिला है उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड की झांकी को। और सेंट्रल PWD को मिला है झांकी के लिए चौथा पुरस्कार। तो ये क्रम से है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है ताकि आप इसे समझ सकें। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और सेंट्रल
जो ये होता है PWD डिपार्टमेंट। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकाली गई उसकी जो थीम क्या थी, ये थीम रखी गई थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो ये झांकी का एक दृश्य है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। प्रथम पुरस्कार दिया गया गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकी उत्तर प्रदेश की, और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला था, उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। चौथे स्थान पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की झांकी अमर जवान विषय पर रही। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के चलते इस्तीफा दे दिया है? कोविड-19 की वजह से, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, प्रतिदिन 400 से ज़्यादा लोग अभी मारे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे पहुंच गई है। तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलहाल इस्तीफा सौंप दिया है। और दोस्तों इटली में अभी लगभग 400 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। इटली के PM कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया? उनका नाम है जुसेपी कोंते। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटारोला। इटली में चलती है यूरो नामक मुद्रा, और राजधानी कहाँ पर है? रोम में है। तो अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत में, जहाँ पर हम आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, यानी कि जो पिछले वीडियो में पूछा गया कुछ था। तो प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार आंसर लिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो सभी को यहाँ पर मैं कोट नहीं कर पाऊंगा, सभी के नाम मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग लगातार और बहुत ही बढ़िया जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये नाम आपके सामने है जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फिलहाल फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये स्थित है कहाँ पर? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, या ये पणजी में स्थित है। प्रेरणा सक्सेना का यह आंसर काफ़ी अच्छा है, इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी भी कहा जाता है, ये गोवा राज्य के पणजी शहर में स्थित है। यह संस्थान समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। तो दोस्तों अब है क्विज नंबर 31 आप सभी लोगों के लिए। बताइए कि गोल्डन रॉक पैगोडा ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, चीन और नेपाल। तो इसका जवाब आप लोग लिखिएगा डिटेल में। चैनल अगर आपको पसंद आता है, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, इसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है उसकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।